का क्लास शुरू करते हैं। कल जो क्लास था मैनग्रोव वन तक हम लोग देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे उसके आगे क्या, वन्य प्राणी। ठीक ना, वन्य प्राणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है, कैसे इसमें डाटा आपको अधिकतर आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणियों संपत्ति में भी धनी है। जैसे भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती थी, ठीक उसी प्रकार से बहुत बहुत ही ज्यादा प्रकार के प्राणी भी। अब कितने प्रकार के प्राणी हैं क्या है देखते हैं। यहाँ जीवों में लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। हम लोग जो एक इंसान हुए, आदमी हुए, होमोसेपियन हुए, ये सिर्फ एक प्रजाति है। हमारी तरह कितनी, अब ये जरूरी नहीं कि इंसान वो जानवर का हो सकता है, पक्षी की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फूलों का भी हो सकता है, मछली, सांप, कुछ भी। कितने प्रकार का मिलता है? 90,000 प्रकार का। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है। हमारे भारत देश में 2000 से अधिक क्या है, पक्षियों की प्रजाति है। यह कुल विश्व का 13% है। जो पक्षी की प्रजाति है वो 2000 से अधिक है और पूरे वर्ल्ड में कितना है, 13% है। ठीक है, यहाँ मछली की 2546 प्रजातियां हैं। हमारे भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां हैं? 2546, जो विश्व का लगभग 12% है। पूरे वर्ल्ड का कितना, 12% मछलियां जो है हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक ना, भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। मतलब 5 से 8% में आपका मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब 5 से 8% में है। ठीक है, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैमल्स में सबसे अधिक कौन सा है? वो आपका हाथी है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाई जाती है। हाथी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर असम में, कर्नाटक में और केरल में। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा भी एक जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, मतलब डेल्टाई क्षेत्र। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और असम में। कच्छ के रण तथा मरुस्थल में क्रमशः, देखिए कच्छ के रण में और कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। और वहीं मरुस्थल में देखा जाए तो भारतीय भैंस, नीलगाय, ठीक ना, छोटा मृग और ये सब विभिन्न प्रकार की हिरण आदि जो जानवर है वो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बंदर की भी कई प्रजातियां हमारे भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट है बहुत ही बढ़िया। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ये याद करने वाला चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। चलिए, यहाँ औषधि के बारे में है, कुछ बताया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। भारत प्राचीन समय में अपने मसाले तथा अन्य जड़ी बूटियों के लिए विख्यात था। लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, जिसमें 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 352 जो पादप है उसमें से 52 पादप संकटग्रस्त है और 49 पादप विनिष्ट होने के खतरे में है। मतलब जो 52 पादप है वो खत्म होने के कगार पर है। ठीक ना, संकटग्रस्त है, अगर हम लोग उसको नहीं बचाए तो वो खत्म हो जाएंगे। और 49 जो है वो एकदम समझिए कि अब वो खत्म के बराबर है, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में बहुत से औषधियों का प्रयोग होता है। जैसे कुछ का देख लेते हैं हम लोग। जैसे हो गया सर्पगंधा। सर्पगंधा क्यों? रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए, और ये केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल का सिरका बनता है। ठीक है, इसका मूत्रवर्धक जो पेशाब में जो दिक्कत है उससे भी ये ठीक होता है। पाचन भी इसका सही होता है। और तो और देखिए जो इसका बीज होता है, बीज को हम लोग सुखा करके, बहुत लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा 10 किलो 20 किलो जामुन ले लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद उसको बीज को सुखा करके पाउडर बनाते हैं। वो भी किस लिए यूज़ होता है? जो शुगर पेशेंट होते हैं उन लोग के लिए होता है। खाली पेट आधा चम्मच खाइए, पानी से, सुसुम पानी से पी लीजिए, वो भी बहुत आरामदायक होता है। ठीक है, अर्जुन के पत्ते का छाल जो होता है और पत्ते होते हैं उसका क्या, कान दर्द में उसका उपयोग किया जाता है और रक्तचाप में यूज होता है। ठीक है, अर्जुन का पत्ता और छाल दोनों का प्रयोग होता है। बबूल का देखा जाए तो आंखों में फुंसी के लिए लाभदायक है। ठीक ना, इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति के लिए, शारीरिक शक्ति जो बढ़ाने के लिए है, जो कमजोर है उसके लिए होता है। नीम जो है एंटीबायोटिक है। ठीक है, जैव अजैविक मतलब प्रतिरोधक, एंटीबायोटिक समझिए। तुलसी जो हो गया, तुलसी जुकाम और खांसी के लिए दवा में प्रयोग होता है, काढ़ा बना करके हम लोग पीते हैं।
ठीक है। कचनार जो हुआ, फोड़ा हो गया, मतलब घाव घुसा जो होता है, जो कहा जाता है। उसके बाद दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति के लिए सहायक होती है, कचनार की। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात की गिर जंगल में। शेर अधिकतर कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? गुजरात के गिर जंगल में। अब बाघ जो है मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या? बाघ। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। बिल्ली मतलब तेंदुआ जो है बिल्ली जाति का ही सदस्य है। ठीक है, ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। ये सब जो तेंदुआ हो गए, बाघ हो गए, शेर हो गए, ये कैसे जानवर है? शिकारी जानवर है, मतलब शिकार करके खाते हैं। ठीक है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। ये बता रहा है, देखिए जैसा हम लोग का जैसा देश वैसा भेष, जिस जगह पे आप रह रहे उस तरह का। अगर देखा जाए, हम लोग साउथ में चले जाए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की तरफ चले जाए, वहाँ जो ये इक्वेटर वाली लाइन है, 0 डिग्री जो अक्षांश गुजर रही है, ठीक ना, वो सीधे क्या हो रहा है, किरणें जो है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है, जिसके वजह से आदमी वहाँ के थोड़े आपको काले देखने को मिलेंगे। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा, ऊपर बढ़ के मध्य प्रदेश में पहुँचे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार पहुँचे, दिल्ली तक पहुँचे, तो कुछ कुछ हल्के हल्के सांवले लोग मिलेंगे। अब आप उससे ऊपर चले जाइएगा, कश्मीर में चले जाइएगा, तो उधर आपको गोरे लोग मिलेंगे। ठीक है। फिर जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा होता है, तो यहाँ के लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं 10 दिन। लेकिन अगर बंगाली लोग को देखा जाए तो बंगाली लोग दुर्गा पूजा में भी नॉनवेज खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो कल्चर है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये चीज बताया गया है। ठीक, जैसे जैसे जो हिमालयी क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं वो उस हिसाब से ही बने, ऊपर वाले ने उसको इस हिसाब से बनाया है कि ज्यादा ठंडे रहने पर भी वो लोग एडजस्ट कर सके। ठीक ना। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। लद्दाख का जो बर्फीली ऊंचाई है, अगर ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पे कौन कौन से जानवर मिलेंगे? याक मिलेंगे, जो गुच्छेदार सींग वाले बैल जैसे जीव है। गुच्छेदार सींग होता है इनका, और कैसे दिखते हैं? ये बैल के जैसे दिखते हैं, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। कितना? 1 टन। ठीक ना, 10 क्विंटल में 1 टन होता है, और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। ठीक है। तिब्बती बारहसिंगा, ठीक ना, वहां पे मिलेंगे लद्दाख में। लद्दाख ही नहीं, मतलब हिमालय वाली क्षेत्रों में मिलेंगे। फिर उसके बाद भारल, जिसको नीली भेड़ कहते हैं, जंगली भेड़ तथा कियांग, जिसको तिब्बती जंगली गधा बोलते हैं, भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। हिमालयी क्षेत्र में लाल पांडा भी जानवर है जो मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में ही पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियाई जो शेर है वो केवल गुजरात के गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। नदियां, झीलों तथा समुद्र क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। समुद्र क्षेत्र में क्या क्या? नदियां, झील और समुद्र में क्या क्या देखने को मिलता है? आपको कछुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, मगरमच्छ देखने को मिलेगा, घड़ियाल देखने को मिलेगा। अब एक पॉइंट, घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। मतलब घड़ियाल जो है, जैसे हम लोग पढ़े तेंदुआ जो है बिल्ली की ही प्रजाति से आता है, उसी प्रकार जो घड़ियाल है वो मगरमच्छ की प्रजाति से आता है। और घड़ियाल केवल कहाँ देखने को मिलता है? पूरे विश्व में केवल भारत में ही देखने को मिलता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर हो गए, बत्तख हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, सारस हो गया, कबूतर हो गया, और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से,
ठीक ना। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करता है। इनसे मांस एवं अंडा भी प्राप्त होता है। देखिए, ये कहना यही चाह रहा है कि हम लोग को जो ऊपर वाले ने दिया है, मतलब समझिए सिंपल लैंग्वेज में, तो जो भी चीज़ मिला है वो किस्मत से ही मिला है। एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए, हम लोग को फसल भी मिल रहा है, पेड़ पौधा भी मिला है, फसल देने वाला तो वो भी उसी हिसाब से मिला है। दूध देने वाला जानवर भी मिला है, जानवर से हम लोग को दूध भी मिलता है, जानवर से हम लोग को मांस भी मिलता है, ठीक ना। यही सब समझाने का कोशिश कर रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलें, फलों और वृक्ष के परागणन में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। यही बता रहा है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो कहीं देखा जाए तो बहुत सारे वृक्ष को मतलब बढ़ने का सहायता भी देते हैं, और इसलिए सहायता देते हैं। उसके साथ साथ जो होते हैं, जो ऐसा जानवर है या फिर ऐसा मतलब कीड़े मकोड़े हैं जो वृक्ष को बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको खा करके भी अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके वजह से पेड़ में वृद्धि होती है या उसको सहायता मिलती है, ठीक ना। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। मतलब समझिए कि आप अगर इंसान हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको उखाड़ते फेंकते चले। कोई पेड़ है तो उसको फेंकना नहीं है, कोई कीड़ा है तो उसको मारना नहीं है। यही चीज़ आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि ये पृथ्वी जितना आपका है, उतना इस पृथ्वी में रहने वाले जो भी जीव जंतु है वो सबका है, उतना ही सबका है। ये नहीं कि आप घर बना लिए, उसका भी घर होता है। आप घर बना लिए, आप ठीक है सांप दिखा सांप मार दिए, नहीं, ये नहीं करना है। कोशिश करना है कि नहीं मारे, क्योंकि ये जो पृथ्वी है जितना आपका है उतना उसका भी है। इसी चीज को ये समझा रहा है, ठीक है। जैसे पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अधिकतर उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन हो गया है। यही चीज आदमी को टेबल बनाना है, फर्नीचर बनाना है, क्या किया, पेड़ काट दिया, उससे क्या हुआ, पेड़ कट गए, पेड़ का नुकसान हुआ। यही चीज आपको बता रहा है कि उसको बचा करके चलना है, ठीक है। सीधा मतलब इस पैराग्राफ का सीधा मतलब आपका यही है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुके हैं। काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनिष्ट हो चुके हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लचीला व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों में प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति के सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाई है। वही चीज बता रहा है कि आदमी अपने लालच के लिए ही कर रहा है। जो भी चीज है, पेड़ काटना हुआ या प्रदूषण फैलाना हुआ, मान लीजिए प्रदूषण किस तरह, पेड़ का तो हम बता दिए, ठीक ना। पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान किया जा रहा है। अब मान लीजिए पॉल्यूशन की बात आ रही है, कहाँ से प्रदूषण हो रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ कि हम जा रहे हैं, आज हम ड्यूटी में जा रहे हैं, मेरे बगल गिर भी है, वो भी ड्यूटी में जाते हैं, लेकिन उनके पास कार है, मेरे पास बाइक है। एक दिन बारिश हो रहा था, मैं नहीं जा पाया, मजबूरी था, तो मैं उनको बोला कि ले चलिए, लेकिन उनमें जलन था। वो क्या किए कि जोश जोश में आकर के अपना तेज दिखा दिए कि नहीं ये मेरा गाड़ी है, मैं अपने लिए खरीदा हूँ। वो लेकर के चले गए। अब हमको क्या हुआ, गुस्सा आया। अगला दिन हम फिर 4 व्हीलर उठा करके ले आए। तो इससे क्या हुआ, एक गाड़ी और बढ़ गया, जिससे क्या होगा, प्रदूषण और ज्यादा होगा। हालांकि एक गाड़ी में हम लोग 3 से 4 लोग जा सकते थे, लेकिन मजबूरन वश क्या हुआ, अब 4 आदमी हैं और 4 अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। समझ गए। तो कहीं ना कहीं आदमी का ही स्वार्थ है, लालच है, जो कुछ भी है। चलिए अब देखिए सरकार कौन कौन सा कदम उठाया है। देश में 18 जीव मंडल है। कौन कौन से जीव मंडल है यहाँ देख लीजिए। जो 18 जीव मंडल है वो आरक्षित क्षेत्र है, स्थापित किए गए। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, ये क्या, ये तो लास्ट में बताएंगे आप लोगों को, वो देखना नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट में पूरा है, डिटेल दिया हुआ, उसको देख लेंगे एक बार, काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वन्य प्राणी अभ्यारण्य को गोल बिंदु से दर्शाया है, रेड कलर का। पक्षी अभ्यारण्य को स्टार से दर्शाया है, और नेशनल पार्क को ट्रिएंगल, त्रिकोण से दर्शाया है।
ठीक ना। ये मेन जो है 18 जो जीव मंडल है ये सिर्फ उतना ही है, ये नहीं सोचना है कि बस इतना ही, ये नहीं, 18 जीव मंडल जो हमारे भारत में है सिर्फ उसी को दिखाया गया है, ठीक ना। है तो नेशनल पार्क बहुत है, नेशनल पार्क लगभग 105 106 के बराबर है और वन्य जीव 573 है। नेशनल पार्क 106 हुआ, 5 नहीं 106 है, ठीक है। लेकिन ये जो 18 जीव मंडल है उसको दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर सन 1900, एक मिनट रुक जाइए, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई, ठीक है। कब? 1992 में। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए उतना कुछ खास नहीं है, यहाँ देखिए 106 नेशनल पार्क है, 573 वन जीव अभ्यारण्य है और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अभी देखिए आगे देखिए, हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधिविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। यही चीज समझा रहा है कि हमें अपना फ्यूचर अगर बढ़ाना है, फ्यूचर में आगे कुछ है, चाहते हैं कि आपके आने वाले 4-5 जनरेशन के बाद देख सके, तो उसके लिए हम लोग को बचाना है। जब हम लोग बचाएंगे तभी वो देख पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ही लोग पहले ही पूरा खत्म कर दे, इसी बात को समझाया। अब देखिए 18 जैव मंडल जो है कौन कौन सा है। एक है सुंदरवन, ये आप लोग क्या करिएगा, सुंदरवन कहाँ पे है, ठीक ना। वैसे पश्चिम बंगाल, ये आप लोग को क्या करना है, खोज करके पूरा लिख लीजिएगा, क्वेश्चन उठेगा यहाँ से, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेषाचलम, पन्ना, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा कौन से स्टेट में पड़ता है, बस आप लोग को इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक और है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी उसको बोलते हैं जो आते हैं, कुछ समय रहे और फिर चले गए, एक फिक्स्ड मौसम पर ही आपको देखने को मिलेंगे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है। भारत के कुल दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ दलदली भाग मतलब भारत का जो कुछ दलदली भाग है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक ना, वो किस लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। कब आते हैं? शीत ऋतु में। कौन आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण गुजरात भी है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र में मिलती है, जहाँ पर मरुस्थल समुद्र में मिल रही है, वहाँ लाल सुंदर कांगली वाला फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसला बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेक दार्शनिक दृश्यों में से यह एक है, ठीक है। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? है, बिल्कुल है। बस ये पूछ रहा है, इसलिए इसका पूछने का मतलब है कि हम लोग को बचाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल बचाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध हिमालय नहीं, टुंड्रा नहीं, मैंग्रोव भी नहीं, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है रबड़ का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जो सिनकोना के वृक्ष है वो आपको 100 सेंटीमीटर के लमसम, 100 से 150 के जो बीच होता है उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सिमलीपाल जीवमंडल कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा जीवमंडल निचय विश्व की जीवमंडल नीचियों से लिया गया है? तो ये कौन सा है? ये आपका मानस हुआ, ये आपका मानस हुआ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास जनसंख्या पे होगा, ठीक ना। तब तक के लिए